बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों। पब्लिक चॉइस के का जो सेशन चल रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक, आज उसका लास्ट सेशन है, यानी समझें कि आखिरी किस्त है उसकी। और हमने जो टॉपिक चलाया हुआ था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक था। तो तकरीबन 3-4 सेशन मैंने अरेंज किए और एक सेशन नदीम ने अरेंज किया, नदीम सरवर ने, जो पिछला सेशन था। आज हम ना इसको कंक्लूड कर रहे हैं और कंक्लूड ये कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का की जो हमने डिस्कशन की उसकी समरी क्या है और क्या हमने सीखा उससे। और बतौर मतलब स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर्स के कि हम दोनों पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो हमने उससे क्या सीखा कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स या इंडस्ट्री के लोग जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ना किस नज़र से देखते हैं और उनका आइडिया इस मुतालिक क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम जो हमने तकरीबन सब लोगों से किया वो था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ये रिफॉर्म्स करते हैं। और तकरीबन सबका ये जवाब था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए किए जाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा लाया जाए, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और उससे ना मतलब जो पर कैपिटा इनकम लोगों की आमदन में इजाफा हो और इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मिस मतलब मिस हो गई कि जो हम समझते हैं कि उनको भी डिस्कस करना लाज़मी था। तो आज जो है मेरे मेहमान हैं नदीम सरवर साहब, आईबीए में कराची में मतलब ये पढ़ाते भी हैं और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आज का जो सेशन है कन्वर्सेशनल स्टाइल में भी हो और हम डिस्कस करें कि भाई जो चीज़ें मिसिंग रह गई हैं हम उनको हाइलाइट करें। तो नदीम भाई, मैं सबसे पहले आपको ना आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक़्त दिया। तो अब तो आप क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो डिस्कशन पिछली हुई और उसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने डिस्कस किया, आपके ख़्याल में कि मौज़ू जो है वो जो आंसर्स हैं वो तसल्ली बख्श हैं कि हम कहें कि भई ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये तकरीबन मुकम्मल हो गया था? बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने मौका दिया। मैंने इस सीरीज़ को भी देखा और जनरली भी मतलब मुख्तलिफ लोगों से इस बारे में बात होती रहती है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो मुझे लगता है ना, एक आम आदमी में भी, स्कॉलर्स में भी और इस्तिज़ा में भी और बाकी में भी, वो आइडिया मुझे लगता है कि समहाउ इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, हुँ, और हुँ, शायद शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से इसकी कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव में इतनी डिमांड भी नहीं क्रिएट हुई। हमारे यहाँ जो एक चीज फील होती है, वो मे बी मैं मेरी परसेप्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन एक फील ये होती है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये लिया जाता है कि जी गवर्नमेंट हर चीज पे सब्सिडी दे दे किसी तरह, और हर जो दुकानदार कीमत ज्यादा ले रहा है उसको पकड़ के गवर्नमेंट उठा ले और जेल में डाल दे, और जो बंदा बाकी कोई इस तरह जो पैसा ज्यादा कमा रहा है उसको भी किसी तरह फिक्स करे। तो ये काम होगा तो शायद ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जो आम हुँ, एक बात लगती है। मेरे ख्याल में इकोनॉमिक रिफॉर्म का मकसद तो ये है कि जहाँ से हमारी इकोनॉमिक शुरू होती है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, तो अब आपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट में रहते हुए अपना जो केक है उसका साइज बड़ा करना है, ताकि उसमें हर आदमी को ज्यादा हिस्सा मिले। और बड़ा कैसे होगा? बड़ा मेरे ख्याल में इस तरह ही होगा कि जब आप इकोनॉमी को इस तरह सिस्टम इस तरह बनाएं कि उसमें हर आदमी अपनी सलाहियत के मुताबिक आके पार्टिसिपेट कर सके। यानी उसके ऊपर किसी खास तबके का, किसी खास ग्रुप का, किसी खास का, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, या चाहे मतलब किसी भी तरह का कोई भी तबका हो, उसकी इजारादारी ना हो। हर शख्स आए, अपनी सलाहियत पेश करे, अपना बेस्ट दे, और उससे वो compete करे बाकी लोगों के साथ, और वहां से ताकि प्रोडक्टिविटी ग्रो हो। और फिर जब ये काम होगा तो फिर पाई का साइज भी बड़ा होगा, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, और उससे चूंकि हर शख्स सलाहियत की बुनियाद पे हर शख्स को मौका मिल रहा होगा, तो जो ज्यादा बासलाहियत होगा वो आगे आएगा, और जो पीछे रह जाएगा उसके लिए भी एक सबक होगा कि आप अपनी सलाहियत को इम्प्रूव करें, बेहतर करें।
تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا جو اس میں رول ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو اس قابل بنا دے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. ندیم، یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ اس کو کیا کیسے جائے. جو مین ایشو ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ مین ایشو یہ ہے کہ بھئی یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ صرف نا اسکالرس کی حد تک نہیں، اچھا پبلک کی حد تک تو مطلب سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اکانومی صحیح نہیں چل رہی، تو آپ کی بات درست ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے نا وہ تھور مووی ہے نا، کہ اس کے اندر وہ تھور کا جو ہتھوڑا ہے وہ ہتھوڑا چلاتا ہے اور چیزیں وہ ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا ہتھوڑا چلائے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ایسے ہتھوڑا کہیں دنیا میں کہیں نہیں چلا، اور اگر ایسے چل سکتا ہوتا تو پھر جو دنیا کے جو اتھارٹیرین رجیم ہیں تو وہ سب سے زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں نا، اور جن کے اندر مارکیٹ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. مطلب سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اکانومی جب صحیح نہیں پرفارم کر رہی ہوتی تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکنامک بیریئرز موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو اکنامک بیریئرز ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ریفارمز لائی جاتی ہیں، پالیسیز لائی جاتی ہیں. اور پالیسیز کا یہ جو آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی نا اکنامک گروتھ کریٹ کی جائے، یہ تو اینڈ گول ہے نا. جو پالیسیز کا پرپز ہوتا ہے کہ جو اس اینڈ گول تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ایشوز فار ایگزامپل جو بزنس کمیونٹی فیس کر رہی ہے، جو ایشوز لیبر کلاس فیس کر رہی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ گڈ امپلائمنٹ، وہ ایشوز جو سوسائٹی فیس کر رہی ہے، مینس فار ایگزامپل انکم انیکوالٹی بڑھ گئی ہے تو آپ کو ریفارمس لانی ہے کہ انیکوالٹی کم ہو. تو یہ جو ایشوز جو ہے جو فیکٹر آف پروڈکشن کے اندر جو ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، تو ریفارمس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو ریموو کیا جائے. اور اینڈ گول تو وہ لازمی بات ہے کہ اکنامک گروتھ ہی ہے، لیکن ریفارمز ہمیشہ بیریئرز کو نا ریموو کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اینڈ گول کو اچیو کرنے کے چکر میں وہ جو مینز ہیں نا یا جو وے آف ڈوئنگ ریفارمز ہیں ہم ان کو نا اگنور کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا شاید علمی جو پوری بحث ہے نا وہ اس طرح سنجیدگی سے ہوتی نہیں ہے. لوگوں کے جو اپنے اپنے بائسنس ہیں، اپنے اپنے ان کا وہ پسند ناپسند ہے، اسی کے اوپر ہم چلتے رہتے ہیں، اور شاید ہم علمی طور پر ایک دوسرے سے انٹریکٹ اتنا نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں آئیڈیالائز کیا جاتا ہے کہ جی چائنا کے اندر جو ان کا گورنمنٹ کا ٹوٹل کنٹرول، ہمارے یہاں ابھی بھی چائنا کو نا ایک سوشلسٹ اکانومی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ مارکیٹ بیسڈ اکانومی کی طرف موو کر گیا ہے. لیکن آپ ایون میرے ساتھ تو یہ تجربہ بھی ہوا ہے کہ میں نے کسی انٹرویو میں یہ کہہ دیا تھا تو ادھر جو آگے بیٹھے ہوئے تھے صاحب انہوں نے میری کافی بےزتی بھی کی تھی کہ نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں. تو آپ خیالات کا اظہار کا موقع دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ اپنی بات ہی کر سکتا ہوں میں زیادہ تو کہ میں خود پچھلے 2 سے 3 سالوں میں میرے خود کئی سارے نظریات سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں وہ میری سوچ ٹھیک نہیں تھی. تو ایک یہ فلیکسیبلٹی پہلی بات بڑی ضروری ہے. دوسرا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کرنا، اور پھر آپ نے عام آدمی کو عام آدمی کی زبان میں سمجھانا. کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے تعلیم لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے، پھر کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بڑی کم ہے دونوں میں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو انٹیلیجنشیا ہے، جو مطلب اسکالرز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ خود پہلے کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، اور ان میں اتنی ایک اخلاقی جرت بھی ہو کہ اگر اختلاف ہے آپ کو کسی نظریے سے تو بھی آپ اس کو بتا سکیں، اور اس سے اتفاق کیا ہے تو بھی آپ اس کی وجہ کیا ہے گراؤنڈ اس کی بیس پہ بتا سکے. کسی بات سے آپ نے رجوع کیا ہے تو اس کو بھی آپ کر لیں. جب خود کلیئر ہوں گے پھر ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بہتر طور پر. اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کا جو لہجہ ہے وہ عوامی سطح کے اوپر ایسا ہونا چاہیے جو عام آدمی سمجھ سکے. ٹھیک ہے. اب آپ نارملی یہ بڑا ہمارے ہاں مطلب اس چیز کی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور باقی بھی کہ جی وہ دیکھیں جی سعودی عرب کے اندر وہ کوئی بھی دکاندار قیمت زیادہ چارج کرتا ہے تو یوں پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر سعودی عرب کا یہ سسٹم اتنا کامیاب تھا تو اب محمد بن سلمان اس کو تبدیل کیوں کر رہا ہے؟
मतलब अगर कामयाब था तो तब्दील क्यों हो रहा है? जी हाँ। इसी अच्छा ये तरह बात सही है। जी हाँ। ये बात सही है कि ना जो रिफॉर्म्स का जो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, वो सबसे पहला जो है ना वो इंटेलेक्चुअल जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है। हमारा जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स है ना जिन्होंने मतलब देखें ना, सबसे पहली बात ये है कि आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में विजिट करें और उनसे जाकर पूछें कि भाई ना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों नहीं परफॉर्म कर रही, तो आपको ना 2-3 चीज़ें जो है ना वो मतलब जो है ना आपको मतलब आपके लिए एक्सपेक्टेड होंगी कि ये रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, दूसरी बात भाई क्या है? दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को ना सख्त होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? कोई जवाब नहीं। यानी ये देखें कि आप मतलब मैं तो जाता हूँ ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कि लोगों से मतलब ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स के लोगों से पूछूँ कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस नज़र से देखते हैं। तो जवाब यही मिलता है कि ना, जैसे मैंने कहा ना कि वो जो हथौड़ा है वो उनके ख़्याल में चलना चाहिए। और जब आप इंटेलेक्चुअल्स में भी जो जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं पाकिस्तान में, आप उनके साथ बैठें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताएँगे कि गवर्नेंस का फेलियर है। और पूछा जाए कि गवर्नेंस का फेलियर, गवर्नेंस एक पूरी टर्मिनोलॉजी है, एक बहुत ही मतलब मुफस्सल किस्म की टर्मिनोलॉजी है जिसमें ना रूल ऑफ लॉ आता है, डेमोक्रेसी आती है, उसमें पार्लियामेंटेरियन सिस्टम आता है, उसमें मल्टी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आता है कि एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं, चेक एंड बैलेंस है। एक पूरा का पूरा जो है ना एक डिसिप्लिन है गवर्नेंस के नाम से। और जब उनसे पूछा जाए कि गवर्नेंस से क्या मुराद है, तो वो मतलब रूल ऑफ लॉ की वो शक्ल पेश करते हैं, वही जो हथौड़े वाले के जो गलत काम कर रहा हो ना, तो उसको हथौड़ा मार के ठीक किया जाए। अच्छा, दूसरा पब्लिक की तरफ से क्योंकि जो डिस्कशन है वो लोगों तक अच्छा नहीं पहुँचती। जी अच्छा, हाँ। यहाँ पे ना मैं आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पिछले दिनों ना मैंने एक पेपर स्टडी किया फिस्कल अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग स्टेट के ऊपर पेपर था। मैं आई एम सॉरी, मैं असल में स्कॉलर्स के नाम मुझे नहीं याद रहते, ठीक है। मेरे ये साथ मेरा भी यही मसला है। एलएससी हाँ। के हैं वो, और काफी उनका फेमस काम है पॉलिटिकल इकोनॉमी में, और उनका इकोनोमेट्रिका के अंदर पेपर आया है 2020 में, बिल्कुल रिसेंट पेपर है ये। उसकी बिल्कुल स्टार्ट पे उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्टेट है उसकी पावर्स कम होती गई है, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर जो टैक्स देने का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक इसका है। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे, और स्टेट जो है वो लोगों को इनकरेज करे कि वो पार्टिसिपेट करें और अपनी पावर्स को छोड़े, लोगों को पावर दे, जो कि बुनियादी हक भी है, लोगों का ही हक है ना, दायरा पहला। तो लोग हुँ, उसके रिस्पांस में खुद स्टेट के साथ इस तरह खड़े होते हैं कि उसको टैक्स देते हैं। हुँ। तो मैं जब ये मैंने ओपनिंग पढ़ी ना, तो मेरा दिल किया कि मैं इसको ना कई लोगों को भेजूं, लेकिन जी हाँ, फिर जी हाँ। असल में ना ये बात आपकी दुरुस्त है। एक मानो में ना स्टेट का रोल कम हुआ है और एक मानो में बढ़ा है। इन स्टेट का रोल जो है ना मार्केट के अंदर कम हुआ है और स्टेट का रोल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ा है। यानी वो टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट करती है ना हिस्टोरिकली। लेकिन मार्केट के अंदर रोल कम हुआ है और रोल इस तरह से कम हुआ है कि देखें, ये स्टेट समझ चुकी हैं वेस्ट की ना स्टेट कि वैल्यू क्रिएशन वो नहीं कर सकती, वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वैल्यू क्रिएशन बिज़नेस कम्युनिटी का काम है, लेबर क्लास का काम है। और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं ना सारे, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी से वैल्यू क्रिएट होती है और ये मार्केट सिस्टम से वैल्यू क्रिएट होती है। गवर्नमेंट नहीं क्रिएट कर सकती। तो वो यहाँ फिर क्या किया जाता है कि जैसे इकोनॉमिक बैरियर्स या इकोनॉमिक डिक्लाइन वो फ़ील करते हैं, तो फ़ौरन वो फ़ोकस हो जाते हैं कि आपने ना इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करनी है। आपने मार्केट सिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है और कैसे मार्केट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है ना मतलब उसकी एक्टिविटी तेज़ हो और जीडीपी में इज़ाफ़ा हो इस तरह से। हमारे यहाँ सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि मार्केट जो है, आप ये देखें ना कि अभी पाइड का की जो स्टडी आई है, जो कैलकुलेशन आई है कि तकरीबन 90% ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी उसका उसमें जो फुटप्रिंट है
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो कंट्रोल हो रही है 90%, मोर देन 90% ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, ठीक है ना? तो अब देखें, सबसे बड़ा इश्यू जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सिलसिले में पाकिस्तान में रेज़ करना चाहिए, वो ये है कि भई अब मार्केट को आज़ाद करो, उसको काम करने दो, और गवर्नमेंट जो है ना रेगुलेटरी वर्क की तरफ जाए और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क की तरफ जाए, इंस्टेड ऑफ कि आपने ही मार्केट चलानी है, आपने ही कंट्रोल करनी है। अभी देखें ना, अभी इसी गवर्नमेंट के अंदर जो क्राइसिस आए हैं, वो ज़्यादातर क्राइसिस इससे रेलेवेंट थे कि आपने इंपोर्ट की कब जो है ना इजाज़त देनी है, कब इजाज़त नहीं देनी, कितनी इजाज़त देनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करना, और प्राइस डिस्टॉर्शन जो पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर मौजूद है, वो स्टेट लेड हैं, वो मार्केट लेड नहीं है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, इनको रेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा मेरी राय में, ये जो ना रिफॉर्म्स 2 तरह के होते हैं ना, एक जो स्टेबलाइज़ेशन की पॉलिसीज़ होती हैं और एक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम अभी तक स्टेबलाइज़ेशन पॉलिसीज़ ही नहीं ला सके ऐसी कि वो हमारी मार्केट को स्टेबल करें। अभी देखें ना, हर साल 2-3 चीज़ें हमारे साथ खड़ी हैं। एक, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही, दूसरा एक्सचेंज रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, ठीक है ना? ये जो चीज़ें हैं, और इंटरेस्ट रेट, और आपको पता है इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट का डायरेक्ट ताल्लुक है एक-दूसरे से भी, और फिर इंटरेस्ट रेट से भी, और पाकिस्तान में जो बिज़नेस लोगों की डिस्पोजेबल इनकम से भी, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेसेस से भी, और इन सारी चीज़ों से भी। तो हम जब स्टेबलाइज़ेशन पॉलिसीज़ ही सही नहीं एग्ज़ीक्यूट कर सके, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। असल में तो ज़ीशान भाई, एक तो बात ये है जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो हमें एक बड़ा ओपनली इस बात को हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए कि देखें, कोई तो आखिर मसला है ना कि हम जैसे ही 4-5% से ऊपर ग्रो करते हैं, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं और हमें दोबारा घूम के उधर ही आना पड़ता है। तो हुँ, इसका मतलब पहला तो ये है ना कि जो हम करते रहे हैं या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हुँ, ठीक है, इसके एग्ज़ैक्टली। अंदर हमें अब अगला सवाल है कि पहले तो इस बात पे कंसेंसस है कि ये ठीक नहीं है। अब अगली बात ये होगी कि अगर ये ठीक नहीं है तो फिर क्या? तो अगर ये ठीक नहीं है तो डेफिनेट बात है कि फिर आपको फंडामेंटल्स को बदलने होंगे। फंडामेंटल्स किस तरह से, जैसे अभी आपने वो स्टडी का हवाला दिया, बहुत अच्छी स्टडी थी, मैंने भी पढ़ी है वो, कि आपने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चलें आप ट्रायल बेस पे ये काम करके देख लें, हमसाया मुल्कों की मिसाल दे के देख लें, आपके अलावा भी और कई मुल्क रहे हैं मुसलसल इस साइकिल में, लेकिन उन्होंने इसको किस तरह तोड़ा, आप कुछ तो ट्राई करके देखें ना। तो वो नहीं हो पा रहा। तो पहले तो इस गलती को रियलाइज करें, फिर उसके बाद हम इस बात के ऊपर बात करें कि इसमें अच्छा अगर ये हो रहा है तो इसके एक मुमकिन वजह, चले मुमकिन वजह ही आप कहने के मतलब बिल्कुल हम वो हो जाते हैं कि चले एक मुमकिन वजह शायद ही है, तो लेट्स ट्राई इट। और दूसरा काम ये है कि आप हमसाया ममालिक को देख लें जिनकी हिस्ट्री आपके साथ मिलती थी, जिनका इकोनॉमिक रिकॉर्ड इसी तरह का था, और वो अब ऐसा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वहां से भी आपको एक एक मिल जाता है क्लू कि शायद वाकई ये काम करना मुमकिन है कि इससे हमारे भी हालात बदल जाए। दूसरी जो इसमें एक और चीज मुझे फील होती है वो ये होती है कि इस मौजूदा पूरा सिस्टम है ना, इसके साथ कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका बिल्कुल मफाद जुड़ा हुआ है। देखिए, इंडस्ट्री को अगर मुसलसल सब्सिडी मिलती रहेगी और मुसलसल प्रोटेक्शनिज्म होगा, ठीक है, तो उसको क्या जरूरत है इनोवेट करने की, उसको क्या जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने की और बेहतर करने की, जब उन्हें पता है कि जैसे ही हमें कोई बुरा वक्त आएगा तो पहली बात तो गवर्नमेंट बाहर से आने वाली इंपोर्ट्स को हमारे लिए रोक देगी, और फिर भी बुरा वक्त आया तो सब्सिडी मिल जाएगी। इसी तरह बदकिस्मती से एक चीज मैंने पाइड के भी एक वेबिनार में बात की थी, ये कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उनका भी एक क्लब क्रिएट हो गया है। ठीक है, वही घूम फिर के चीजें उन्हीं लोगों के दरमियान रहती है। ठीक है, तो अब तो हमें
سب سے پہلے تو اس چیز کو ہمیں کر کے اور وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیٹس میک دا تھنگ انسٹیٹیوشنلائز کریں چیزوں کو تھوڑا سا. جن انسٹیٹیوشن کے پاس جن فیصلوں کا اختیار ہونا چاہیے وہ انہیں ہی دیں. اب کون سی چیز منگوانی ہے, کون سی باہر بھیجنی ہے, کون سی آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے, کون سی ضرورت سے کم ہے, اس کا سب سے بہتر فیصلہ مارکیٹ کر سکتی ہے. تو مارکیٹ کو کام کرنے دیں, بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ بڑا فرسودہ قسم کا ایک ڈیٹا کلیکشن کا نظام, وہ پٹواری اور تحصیلدار والا وہ لے کے چلیں اور پھر ہمارے پاس نمبرز آئیں, پھر ہم ایکسپورٹ کر دیں اور پھر ہمیں کچھ ٹائم بعد پتہ لگے وہ تو سارے نمبر ہی غلط تھے, اب پھر ہم دوبارہ امپورٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ چلیں یہ غلطی ایک دفعہ ہو, دو دفعہ ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر یہ غلطی ریپیٹ ہو رہی ہے تو اور بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابی فیصلہ کرنے والے کے علاوہ یہ پورے سسٹم میں بھی خرابی ہے. تو آپ کو اس جی پورے ہاں سسٹم کو بدلنا چاہیے. جی ہاں، یہ بات تو درست ہے. دیکھیں کہ آپ نا پولیٹیکل اکانومی آف اکنامک ریفارمز کا لٹریچر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ اسی کا ہی ہوتا ہے کہ جو چاہے آپ دیکھیں جیسے نا ہم مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی اسٹڈی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نا ایکولیبرم کا لیول آ جاتا ہے, تو ویسے ہی پولیٹیکل اکانومی کے اندر ایک پولیٹیکل ایکولیبرم ہے اور ایک اکنامک ایکولیبرم ہے. اور ایس موگلو کا جو کام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں ایکولیبرم ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر سٹیبلٹی ہوتی ہے, اور جب یہ نہیں چل رہے ہوتے ساتھ تو انسٹیبلٹی ہوتی. پاکستان میں پولیٹیکل ایکولیبرم بھی موجود ہے اور اکنامک ایکولیبرم بھی موجود ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ وہ جو مطلب اس میں میکرو اکانومی کے اندر کہ یہ ایکولیبرم جو ہے لوور لیول کے لو انکم پروڈیوسنگ ایکولیبرم ہے, مطلب نا ہائر انکم پروڈیوسنگ نہیں ہے. تو اس لیول پر جو موجود ہے, جو اکنامک سٹیٹس ہمارا موجود ہے, لازمی بات ہے کہ اس کی جو مین کازز ہیں وہ پولیٹیکل ہیں, اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر موجود ہیں. اور پولیٹیکل سسٹم سے مراد کبھی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا پولیٹیشین نہیں ہوتے, پولیٹیکل سسٹم کے اندر سارے انسٹیٹیوشنز موجود ہوتے ہیں جو پاور شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون کون پاور شیئر کرتا ہے, کس کے پاس جو ہے نا مطلب ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی موجود ہے, اور یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے یہ کیسے چل رہا ہے. تو یہ پورا کا پورا سسٹم ہی ریسپانسبل ہے. وہ پور یہ دیکھیں نا پور پولیٹیکل آؤٹ کم, پور اکنامک آؤٹ کم, یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور اس کو توڑنا مطلب میں پاکستان میں نے جو چاروں سیشن کیے اور میں نے تقریباً سب سے کوشچن کیا تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایجوکیٹ کیا جائے. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا پہلے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا رہا؟ تو پہلے بھی ایجوکیٹ کیا جاتا رہا, اب ایجوکیٹ کیا جائے تو اب ہم کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں جیسے پہلے لوگوں نے ایجوکیٹ کیا. مطلب کوئی آپ دیکھیں جو پاکستان میں ایک اور بھی پرابلم ہے نا کہ جو مطلب لوگ مطلب یونیورسٹیز سے یا کالجز سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو وہ ان کے اندر کریٹیکل سکلز اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ یہ بھی انالائز کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ جو ہمارا ملک جو ہے جس پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے تحت چل رہا ہے اس میں ایشوز کیا ہیں, اس کا کریٹیکل انالیسس کر سکیں. تو آپ ان کو اکنامک ریفارم سمجھانا یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. تو اسی وجہ سے جو آپٹیمزم ہے نا وہ آپ کا اس پورے کے پورے سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ آپٹیمزم ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے نا, تو اسی سلسلے میں جو ہے نا ہم یہ سیشن کرتے رہتے ہیں. آپ بڑی بالکل صحیح صحیح اسپاٹس کے اوپر بات ہٹ کر رہے ہیں اور بالکل صحیح بنیادی باتیں ہیں. دیکھیں چیزیں وہی بات ہے, چیزیں آپ کے جو معاشرہ ہے یہ پورا کا پورا معاشرہ سوسائٹی یہ لنکڈ ہے, ہر چیز ایک ہاں دوسرے کے ساتھ لنک ہوگی. اور ایک مطلب جس کو سوشل کانٹریکٹ کا نام بھی دے لیتے ہیں یہ جس سے آپ ان ساری چیزوں کے درمیان ایک فارمولا طے کرتے ہیں. شاید آئین بھی ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ ہم ایک ہر ادارے کا, ہر فرد کا, ریاست کا, جتنے بھی مختلف ستون ہیں, مختلف حصے, ان کے درمیان ہم ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ توازن بگڑتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ بینیفیشریز بھی کریٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس سے سفر بھی کرتے ہیں.
बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ ये तवाज़न बिगड़ा है, इसमें जो सफ़र किया है ना, वो किया है आम आदमी ने, ठीक है? लेकिन उसे शायद इस बात का एहसास नहीं है, या पता नहीं वो नहीं, बेचारा एहसास है, लेकिन एहसास है, मतलब देखें ना, हम इकोनॉमिक्स में देखें, आपका पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाता है, एक आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट फ़र्क ज़रूर पड़ता है, हम नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से वो होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिकल रेजिम चेंज होता है, एक आम आदमी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता पाकिस्तान का। लेकिन अगर आपकी इनकम है 10,000 और इन्फ्लेशन हो जाती है 15% और पहले इन्फ्लेशन थी 5%, तो ये जो सडन जंप होता है ना इन्फ्लेशन का, ये कैसे हम कह सकते हैं कि उसको फ़ील नहीं होता। इसी तरह उसकी अनएम्प्लॉयमेंट, वो इसकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, वो फ़ौरन। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है कि जो आदमी सारा दिन उसी के मुताबिक जीता है और सारा दिन उसके असरात महसूस करता है। आम आदमी महसूस करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझता है कि वो क्या कर सकता है। हुँ, वो जो बेबसी है ना उसकी, तो वो बेबसी उसको जो है ना वो किसी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाने देती कि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जब आप एजुकेट करना चाहते हैं ना तो फ़ौरन लोग कहेंगे कि यार मतलब हम क्या कर सकते हैं? या ये बातें हमारी समझ से बाहर है। ये चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि आम आदमी अफ़ेक्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो मतलब डिमांड क्रिएट की जाए रिफ़ॉर्म्स की, वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं ना, यहाँ पूरी की पूरी सोसाइटी साथ-साथ चली है। यानी ये देखें कि मिडल क्लास चली है, बढ़ी है आगे। इसके अलावा मतलब जो बिज़नेस क्लास थी, उसको भी रिफ़ॉर्म चाहिए थे, वर्किंग क्लास को भी रिफ़ॉर्म चाहिए थे। इसके अलावा लेबर क्लास को, इवन के गवर्नमेंट को भी रिफ़ॉर्म चाहिए थे कि उसने आगे बढ़ना था। तो ये जो सारे एक साथ आगे बढ़े हैं, इट मेड पॉसिबल फॉर देम। इसी तरह जो कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद रिफ़ॉर्म्स आए हैं, वो भी मतलब जो है वो हमें केस समझ आता है। पाकिस्तान एक ऐसा केस है कि पूरे 70 इयर्स के अंदर हमें कोई इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स की ना कोई बगैर मतलब जो है गवर्नमेंट के हथौड़ा चलाए मतलब जो है कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं समझ आया कि लोग मतलब कह रहे हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। अच्छा, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आईएमएफ के रोल से मुतालिक भी किए थे और मैंने इकोनॉमिस्ट से पूछा है कि अच्छा ये बताएं कि आईएमएफ के अलावा पाकिस्तान में किसी ने संजीदगी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्वेश्चन रेज़ किया है या गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की है कि रिफॉर्म्स लाई जाएँ या रिफॉर्म्स लाई गई हैं बगैर आईएमएफ के प्रेशर के? तो मेरे जो चारों इंटरव्यूज़ जो हुए हैं, चारों में ये कहा गया है कि नहीं आईएमएफ के अलावा पाकिस्तान में कभी रिफॉर्म्स नहीं हुए और गवर्नमेंट को किसी ने संजीदगी से ये समझाने की या मतलब जो है मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की कि रिफॉर्म्स आएँ। आपकी बात जो आईएमएफ से रिलेटेड है, बिल्कुल वो एक अपनी जगह हकीकत है। एक तरफ हम उसे मतलब अवामी लेवल के ऊपर बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं, और एक तरफ ये भी है कि हमारे पास अपने इन इश्यूज को, भाई अगर वो बुरा है तो पहली बात तो ये है कि वो चल के आपके पास नहीं आए, आप उसके पास गए हैं। दूसरी हाँ, बात ये हाँ। है कि आप कोई एजेंडा, एक प्रॉपर पूरा एजेंडा, पूरा प्लान अवाम के सामने लेकर आएँ कि जी ये तरीका है, हम खुद बनाएँगे और खुद इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है? अपने यानी एक एक जो बात मैं समझता हूँ वो ये है कि देखिए, कोई भी आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कोई भी और इदारा है, आप एसमोगलो को ले आएँ, इस दौर का एक बड़ा नाम है इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स और बाकी में। जो आपके अपने लोग, आपके अपने स्कॉलर्स, आपके अपने इंटेलिजेंसिया, आपका अपना आदमी जो बैठ के आपके सिस्टम को जितना वो इन डेप्थ जानता है, इतना शायद और कोई आदमी उतना बेहतर ना जानता। और जितनी अच्छी रिफॉर्म्स आइडियली वो कर सकते हैं, इतना कोई और नहीं कर सकता। लेकिन करें तो, बात तो ये है। ठीक, पहली आप बताएँ, आप आपका किस तरफ इशारा है कि कौन कर सकता है? मैंने तो जो इंटरव्यूज़ किए हैं या जो पाकिस्तान जाकर मैं जो सर्वे करता हूँ, मैं तो खुद इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है ना? वो खुद
یہ جو اکنامک پالیسیز، اکنامک ریفارمز یہ جانتے ہیں کہ بھئی نا انسٹیٹیوشنز کیسے کام کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کے کیا بیریئر موجود ہیں۔ کیا پالیسیز ہونی چاہیے، کیسے پالیسیز ہونی چاہیے، پاکستان میں اکنامک ریفارمز میں کیا بیریئر ہیں، وہ کیسے ریموو ہو سکتے ہیں اور کیا آپ مارکیٹ سے اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں کلیئرٹی نہیں موجود۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ جب پاکستانی اسکالر سے ڈسکس کیا گیا نا کہ بھئی ریفارمز کا کیا پرپز ہے، تو وہ جو ٹیکسٹ بک کی جو سملسن کی ڈیفینیشن تھی نا کہ ریفارمز کا مطلب اکنامک گروتھ لانا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک صاحب نے تو تقریباً انفلیشن سے ہی نہیں نکلے نا کہ ریفارمز کا مطلب انفلیشن کم کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو ایسی ایسی جو سچویشن ہوتی ہے تو مطلب مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہاں اکنامکس کی جو لٹریسی ہے وہ خود مطلب جو بہت پڑھے لکھے لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے دوستو ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں، تقریباً ہمارا جو ہے ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے اس سیشن کا۔ تو پھر اگلا جو سیشن ہے وہ ہم ایک نئے مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کے ٹاپک پہ بات کریں، تو ہم کلائمیٹ چینج کے ٹاپک پہ میں یا ندیم جو ہے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور پھر آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کے چکر میں اپنے دانشورانہ جو ہے نا مطلب باتوں سے بھی آخر میں آپ کو نا فیض یاب کریں گے۔ تو بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔